हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार पुनः आप सभी लोगों का अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसे हम नाम दे रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह टॉपिक भी भारतीय संवैधानिक विकास की एक शुरुआती कड़ी है। अब हम इस कड़ी से जो शुरुआत करेंगे तो हम चलेंगे लास्ट तक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और इसका समापन हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में। दोस्तों, हमने यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को प्रश्नोत्तर शैली में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको यह प्रयास कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि भारतीय संवैधानिक विकास का पार्ट फर्स्ट है। आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मुख्य धाराओं और दोषों का वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। डिस्कस द मेन प्रोविजंस एंड डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 AD। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न के बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से आपसे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत के संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्तों आपसे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का मूल्यांकन कीजिए। गिव एन एस्टिमेट ऑन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 AD। ठीक है दोस्तों, आपसे रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में इस प्रकार से यह 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे हैं यह सभी प्रश्न। अब हम दोस्तों यहाँ पर जो भी अध्ययन करेंगे उसमें हम देखेंगे क्या हमारे नोट्स में, क्या हमारे लेक्चर में इन सभी चीज़ों का या इन सभी प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, हमने पूरी सावधानी रखी है कि आपको एक बेहतर स्टडी मटेरियल, एक बेहतर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलते हैं। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के विषय में एक मैं आपको तत्कालीन जो समय की परिस्थितियां थी एक कहानी के रूप में बता रहा हूं, ताकि आप समझ सकें आखिर रेगुलेटिंग एक्ट पास करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी और आखिर यह रेगुलेटिंग एक्ट किस तरह से पास हुआ, इसमें किन परिस्थितियों का या किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। देखिए दोस्तों, एक कहानी के रूप में आपको मैं ये बताता हूं। बंगाल विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके अधीन भूमि कर हो, मतलब लैंड रेवेन्यू हो, इसे एकत्रित करना, या दीवानी मामले हों या फौजदारी मामले हों, इन सभी मुकदमों का फैसला करना अंग्रेजों के आधिपत्य में था। ठीक है, और अन्य सभी प्रशासनिक कार्य बंगाल के नवाब के द्वारा संपन्न किए जाते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से ब्रिटेन में एक दोहरी व्यवस्था, द्वैध शासन को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको याद ही है बक्सर का युद्ध 1764, हमने पिछले लेक्चर में इसके विषय में चर्चा की थी। और इस युद्ध के पश्चात आपको मालूम ही है इलाहाबाद की प्रथम संधि करी थी अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जी के साथ में।
मुगल बादशाह से जो संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अंग्रेजों ने इसके साथ ही बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से एक और संधि की थी, जिसके तहत उसे बंगाल के जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार भी प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको दिख रहा है निजामत भी अंग्रेजों के पास और दीवानी भी अंग्रेजों के पास। तो यह दोनों अधिकार मिलते ही कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को चालू किया। द्वैध शासन व्यवस्था को जब इन्होंने चालू किया तो यह व्यवस्था काफी विवादों के घेरे में भी आई। ठीक है, और इस व्यवस्था में जो निहित कमियां थी, या बोल सकते हैं कि व्यावहारिक कमियां जो थी, सैद्धांतिक कमियां जो थी, उसके कारण ब्रिटिश शासन के लिए अनिवार्य हो गया कि वह भारत में एक कंपनी प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी प्रशासन में सुधार करने के लिए कोई एक विधिक व्यवस्था को स्थापित करें। ठीक है दोस्तों, इसी उद्देश्य के लिए इंग्लैंड की सरकार ने 1773 ईस्वी में एक एक्ट को पारित किया, जिसे भारतीय संवैधानिक इतिहास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया। दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को पारित करने का आखिर उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन या दोहरे शासन का अंत करके कंपनी शासन को नियंत्रित करना, यह लक्ष्य रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन कब तक चलता रहा हमारे यहाँ पर? 1765 से 1772। और इस दौरान में बहुत सारी दिक्कतें प्रशासन में, कंपनी के प्रशासन में भी आई, साथ ही भारतीय जनजीवन में भी आई। और दोस्तों, इन्हीं समस्याओं के कारण हमारे यहाँ पर क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी ने इस दौरान, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ऋण के लिए एक याचना पत्र प्रस्तुत किया। अब जब याचना पत्र प्रस्तुत किया तो इंग्लैंड की सरकार ने उसे अपनी दो कमेटी, सीक्रेट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी, ये दोनों पार्लियामेंट्री कमेटी हैं इंग्लैंड की, और उन्हीं को इस मामले को सौंपा कि कंपनी के इस याचना पत्र पर क्या निर्णय किया जाए। ध्यान रखिएगा, इन दोनों कमेटियों ने अपनी अनुशंसाएं जब सरकार को दी तो इन अनुशंसाओं के आधार पर दो विधेयक तैयार किए गए और जिन्हें ब्रिटिश संसद में पेश करके पारित भी कराया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रथम विधेयक में कंपनी को 14 लाख पौंड ऋण देने की व्यवस्था की गई। तो पहली जो कंपनी की दिक्कत थी, उसके याचना पत्र के अनुरूप उसको 14 लाख पौंड का ऋण दिया ब्रिटिश सरकार ने। तत्पश्चात दोस्तों, द्वितीय विधेयक में कंपनी पर नियंत्रण के लिए कंपनी के संचालक मंडल और भारत में उसकी जो प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन का भी प्रावधान किया गया। दोस्तों, यह प्रावधान हुआ था द्वितीय विधेयक में, और यही द्वितीय विधेयक कहलाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान रखिएगा, 1773 में यह एक्ट पारित किया गया और जो कि वर्ष 1774 से लागू भी हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने एक गुप्त समिति की अनुशंसा पर ब्रिटिश संसद में इस एक्ट को पारित करके कंपनी के प्रशासन में आमूलचूल बदलाव किए, मतलब नख से शिख तक इसमें परिवर्तन किए। इस एक्ट में भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत करते हुए एक सुनिश्चित शासन पद्धति की भी शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का यह पहला प्रयास ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हमने देखा इतनी देर में कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट पास क्यों किया गया, आखिर क्या परिस्थितियां थी जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, क्या क्या योगदान था ब्रिटेन की कुछ समितियों का और तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ का। अब हमने जब दोस्तों यह सब देखा है तो अब हम बात करेंगे हमारे
तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन की, हम बात करेंगे तत्कालीन भारतीय गवर्नर की, हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए दोस्तों, इस एक्ट को पारित किया गया था ब्रिटिश संसद में। आपको एक फोटो के माध्यम से मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि आखिर उस समय ब्रिटिश संसद किस प्रकार से दिखती थी। तत्पश्चात दोस्तों आपको दिख रहे हैं इसमें ब्रिटिश क्राउन तत्कालीन जो थे जॉर्ज थर्ड का पूरा शासनकाल था 1760 से 1820 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, इस बीच में जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हों या पिट्स इंडिया एक्ट हों, उनमें अंतिम स्वीकृति देने वाले कौन हैं? तो वो हैं जॉर्ज थर्ड, जिनका फोटो से आपको मैंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तत्पश्चात दोस्तों तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इनका जो गवर्नर जनरल के पद पर कार्यकाल रहा वह रहा 1773 से 1785 के मध्य। तत्पश्चात दोस्तों तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, जिनका शासनकाल रहा है वहां पर 1770 से 1782 के मध्य। इन्हीं तीनों लोगों के विशेष प्रयासों से और साथ में ब्रिटिश संसद के सदस्य गणों के प्रयासों से यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी रेगुलेटिंग एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ धाराएं प्रावधानित की गई थी। अब वो धाराएं क्या क्या थी दोस्तों? तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण धाराएं दोस्तों, गवर्नर जनरल की पद की व्यवस्था। इसके पूर्व दोस्तों हमारे देश में जो गवर्नर जनरल है उसे कहा जाता था गवर्नर। बंगाल हो, बॉम्बे हो या हो मद्रास, इन तीनों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे आपको मालूम ही है कि बंगाल की प्रेसिडेंसी सबसे वृहद प्रेसिडेंसियों में एक हुआ करती थी, इसीलिए बंगाल की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को अब नाम दे दिया गया यहाँ पर गवर्नर जनरल। तो सबसे पहली धारा क्या है? भारत में गवर्नर जनरल की व्यवस्था। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार, स्पेशल राइट टू गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की जब पद की व्यवस्था की गई तो उसको कुछ विशेषाधिकार भी सौंपे गए इसी एक्ट में। तत्पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण धारा थी गवर्नर जनरल की काउंसिल की व्यवस्था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कार्यकारी काउंसिल थी। प्रोविजन ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था इसका, मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर नियंत्रण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ही है अभी थोड़ी देर पहले कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। ठीक है, तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन बंगाल के गवर्नर को जब गवर्नर जनरल के पद नाम दिया गया तो उसको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए, और जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर नियंत्रण करने का भी प्रावधान किया गया। कंट्रोल ओवर द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण, मतलब गवर्नर जनरल अन्य ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों में क्या कर रहा था? नियंत्रण कर रहा था गवर्नरों पर, और उस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड की सरकार का प्रभावी नियंत्रण था। और इस विषय में भी इस एक्ट में प्रावधानित किया गया, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द गवर्नर जनरल। अगला दोस्तों देखते हैं हम, अगली धारा है गवर्नरों को कुछ विशेष छूट। ध्यान है ना दोस्तों आपको कि बंगाल का गवर्नर तो अब गवर्नर जनरल बन गया, लेकिन मद्रास और बंबई के गवर्नरों को कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी गई। स्पेशल कंसेशन ऑफ गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बंबई। तत्पश्चात दोस्तों कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, बाइंडिंग फॉर कंपनी एम्प्लॉइज। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का भी इसमें प्रावधान किया गया, प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तत्पश्चात दोस्तों इसी एक्ट में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई, कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा यह नियंत्रण था संचालक मंडल पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या आप बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, जिसे निदेशक मंडल भी आप कह सकते हैं। तत्पश्चात दोस्तों
कंपनी के डायरेक्टरों के लिए भी इसमें व्यवस्था प्रावधानित की गई। प्रोविजन फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन्हीं सभी धाराओं की थोड़ी विश्लेषणात्मक रूप से। देखिएगा दोस्तों, इसकी प्रमुख धाराओं में हम देखते चलते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहला है गवर्नर जनरल की व्यवस्था। रेगुलेटिंग एक्ट की सर्वप्रथम व्यवस्था यह थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को उसके अधीन कार्य करने का आदेश दिया। तो दोस्तों क्या सबसे महत्वपूर्ण रहा, बंगाल के गवर्नर का पदनाम हो गया गवर्नर जनरल और उसके अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नरों को कार्य करने का आदेश दिया गया। अर्थात हम बोल सकते हैं अब बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। अर्थात फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के सैन्य व असैन्य शासन का अधिकार तो दिया गया, साथ ही कुछ मामलों में उसे जो अन्य ब्रिटिश प्रेसिडेंसियां थी या जो अन्य कंपनी प्रेसिडेंसियां थी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, इनका अधीक्षण अर्थात सुपरविजन भी करते रहना था। तो गवर्नर जनरल के जो पद की व्यवस्था की गई और उसमें उसे कुछ कार्य भी सौंपे गए। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। क्या दिए गए विशेष अधिकार, इसके विषय में हम जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाने के साथ साथ उसको कुछ विशेष अधिकार दिए, जैसे यदि उसको आवश्यकता हो परिस्थिति और समय के हिसाब से बंबई और मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल के कोई भी निर्णय हैं उनको वह स्थगित भी कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण पावर आ गया गवर्नर जनरल के पास में कि वह अन्य प्रेसिडेंसियों के जो काउंसिल हैं उनका जो भी निर्णय है उसे स्थगित कर भी सकता था। तत्पश्चात दोस्तों हम तीसरे महत्वपूर्ण बात की ओर देखते हैं, इस रेगुलेटिंग एक्ट की गवर्नर जनरल की काउंसिल की व्यवस्था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल अर्थात कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पूरी कार्यकारी परिषद में जो भी निर्णय होते थे वह बहुमत के आधार पर होते थे। इस व्यवस्था में गवर्नर जनरल को इस काउंसिल के अधीन कर दिया गया। यद्यपि वह काउंसिल में बराबर मत होने की दशा में निर्णायक मत प्रदान कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे स्वविवेक से कोई भी कार्य या निर्णय करने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, वह जो भी कार्य करेगा वह अपनी काउंसिल के निर्णयानुसार करेगा। ठीक है, मतलब एक तरह से गवर्नर जनरल को क्लर्क बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भारत के समस्त सैन्य व सिविल अधिकार अर्थात जितनी भी शक्तियां थी सैन्य और सिविल वह सौंप दी गई। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के अधीन होता था संचालक मंडल, उसे ही बोलते हैं हम निदेशक बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक मंडल। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के नवीन सदस्यों में जो 4 सदस्य निर्धारित किए गए थे इस एक्ट में, उसके अंतर्गत क्राउन ने 4 सदस्यों की नियुक्ति की। उनमें कौन है महत्वपूर्ण, तो सबसे पहले हैं श्री क्लेवरिंग, श्री मॉनसन, श्री वर्नेल और श्री फिलिप फ्रांसिस। यह 4 महत्वपूर्ण सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में नियुक्त किए गए। इन सदस्य गणों का कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया और इन्हें केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही पद से हटाया जा सकता था। इन सदस्यों की भावी नियुक्तियां कंपनी के द्वारा की जानी थी। मतलब ये जो 4 सदस्य नियुक्त किए गए ये अभी तो कर दिए ब्रिटिश क्राउन ने, लेकिन आगे से इन 4 सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति होने के बाद अन्य जो सदस्य की नियुक्ति की जाएंगी गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वह किसके द्वारा की जाएंगी, कंपनी के द्वारा ही की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यह सभी पार्षद गण या फिर सदस्यगण नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित रहे हैं।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम इस महत्वपूर्ण प्रावधान की चर्चा करते हैं तो इसके बाद हम अगले प्रावधान की ओर चलते हैं जो भी काफी महत्वपूर्ण था इस एक्ट का। बंबई और मद्रास के गवर्नरों पर नियंत्रण। इस रेगुलेटिंग एक्ट ने, दोस्तों ध्यान है आपको, मद्रास, बंबई और बंगाल, ये तीनों क्या थी, अंग्रेजी प्रेसिडेंसियां। ठीक, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर, जिसे अब बना दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से, गवर्नर जनरल के अधीन रहने के साथ साथ यह भी आदेश दिया कि वह इंग्लैंड की सरकार और गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना किसी भी भारतीय शक्ति से युद्ध न कर सकेंगे और न ही वे संधि कर सकेंगे। तो कितनी महत्वपूर्ण बात की गई, जो स्थानीय या बोल सकते हैं हम प्रांतीय गवर्नर थे उनके ऊपर कई सारे बंधन लगा दिए। पहली बात तो उन्हें गवर्नर जनरल के अधीन काम करना है। दूसरी बात ये कि वह न तो किसी भारतीय शक्ति से अपनी मर्जी से स्वविवेक से युद्ध कर सकेंगे और न ही यदि कोई युद्ध चल रहा है तो उसमें कोई संधि कर सकेंगे। यह था मद्रास और बंबई के गवर्नर्स पर हमारे रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा लगाया गया बंधन। दोस्तों ध्यान रखना, गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण। तो दोस्तों एक तरह से गवर्नर जनरल के ऊपर उसकी काउंसिल का भी नियंत्रण था, साथ साथ में इंग्लैंड की सरकार का भी नियंत्रण स्थापित हुआ। कैसे हुआ उस चीज को हम देखते हैं। इस एक्ट में गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण भी स्थापित किया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को ब्रिटिश भारत के समस्त प्रदेशों के लिए नियम, उपनियम और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह इन नियम, उपनियम और अध्यादेश को रद्द कर सके, मतलब उसको वह लागू करने से मना भी कर सकती थी। तो यह महत्वपूर्ण नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार का, इंग्लैंड की सरकार का, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रांतीय गवर्नर मद्रास और बंबई के गवर्नर्स को भी इस एक्ट के द्वारा कुछ छूट मिली और इस छूट का वो हमेशा नाजायज फायदा ही उठाते रहे। जैसे कि वे विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार अपने प्रदेशों, मतलब जो भी उनके अधीन क्षेत्र हैं, यहाँ पर विकास के लिए बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे। इस प्रकार इसी अधिनियम में उन्हें गवर्नर जनरल के अधीन भी किया गया, साथ साथ में उन गवर्नर्स को कुछ छूट भी दी गई ताकि ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का निरंतर विकास संपन्न होता रहे। ध्यान रखिएगा, गवर्नरों ने इस विशेष छूट का लाभ बहुत उठाया और उनके और गवर्नर जनरल के बीच में लगातार से मतभेद और असमंजसता की स्थिति भी बनती रही। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं इसके एक अन्य महत्वपूर्ण धारा, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने देश में क्या करी थी, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की थी, प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था विलियम फोर्ट में की गई। इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई और कंपनी के प्रदेशों में निवास करने वाले सभी अंग्रेज और कंपनी के कर्मचारियों के दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करने के लिए इस कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य अपर न्यायाधीश भी होते थे। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्तियां ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। ध्यान रखिएगा, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति हैं वे हैं सर एलिजाह एम्पे। कई जगह पे किताबों में एलिजाह एम्पे भी लिखा है, ये प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी मिस्टेक बोल सकते हैं आप। सर एलिजाह एम्पी या सर एलिजाह एम्पे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और साथ में 3 अन्य अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए और इनके नाम हैं श्री चैम्बर्स, श्री लिमेंस्टर और श्री हाइड। यह 3 भी सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती 3 न्यायाधीशों में शामिल थे। कंपनी के सभी कर्मचारी इस सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आने लगे।
यहाँ ब्रिटिश कानूनों का अनुप्रयोग होता है। ये सबसे बड़ी बात है, भारत में रहते हुए भी यहाँ पर किस कानून का प्रयोग हो रहा है? ब्रिटिश कानून का। इसे प्राथमिक और अपील संबंधी अधिकार प्राप्त है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? प्रारंभिक अधिकार भी थे उसके पास प्राथमिक, साथ में अपील संबंधी अधिकार भी थे। ध्यान रखिएगा, सभी लोग मतलब हम भारतीय लोग भी यहाँ पर न्याय की फरियाद कर सकते थे। मतलब न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था और इसके निर्णयों के विरुद्ध भी प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रीवी काउंसिल वह परिषद थी जिसे तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन ने मूलतः अपने शासन कार्यों के संचालन के लिए चयनित किया था, नियुक्त किया था। तो दोस्तों देखिए, आपने रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 1773 में प्रावधान हुआ। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का लागू कब से हुआ यह प्रावधान? 1774 में। कहां पर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई? कलकत्ता में। इसके अधीन में क्या किनको रखा गया? अंग्रेज और कंपनी के कर्मचारियों को। यह क्या करता था? दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निर्णय। इसमें कितने न्यायाधीश थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य अपर न्यायाधीश हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजाह एम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। और अन्य न्यायाधीशों में कौन आए? वो थे श्री चैम्बर्स, श्री लिमेंस्टर और श्री हाइड। ध्यान रखिएगा, यह कैसा कोर्ट था? इसके पास क्या अधिकार थे? तो ध्यान रखिएगा, इसके पास प्राथमिक और अपील संबंधी अधिकार थे और सभी लोग, हम भारतीय लोग भी यहाँ पर अपनी फरियाद कर सकते थे न्याय के लिए। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था अपील का। इसके निर्णय के विरुद्ध भी किंग इन काउंसिल, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ध्यान रखिएगा, यह थी महत्वपूर्ण हमारे तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के विषय में प्रावधान। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों पर भी इस एक्ट में कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी अपना कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, न ही उन्हें किसी प्रकार के रिश्वत, भेंट या उपहार प्राप्त करने की अनुमति थी। ध्यान रखिएगा, कर्मचारी भारत में तभी व्यापार कर सकते थे जब उनके पास लाइसेंस, और लाइसेंस कौन देगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल। यदि इस निदेशक मंडल का आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं तो आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते हैं। तत्पश्चात दोस्तों कंपनी के डायरेक्टरों की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हुए। देखते हैं वह क्या परिवर्तन हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के विषय में भी इस रेगुलेटिंग एक्ट के भीतर व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के अनुसार कंपनी में जो व्यक्ति 1000 पाउंड के साझेदार थे वही अब कंपनी के डायरेक्टर को चुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले यह मताधिकार संबंधी जो राशि थी या साझेदारी थी वह थी 500 पाउंड। अब उसे बढ़ाकर क्या कर दिया? 1000 पाउंड। मतलब अब कंपनी के डायरेक्टर को चुनेंगे 1000 पाउंड के साझेदार लोग। ध्यान रखिएगा, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। मतलब पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रतिवर्ष चुनाव होते थे और अब क्या कर दिए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के किसी भी मेंबर का कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया 4 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इन सदस्यों में से प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते थे और उनकी जगह नवीन सदस्य या वही सदस्य पुनः निर्वाचित होकर आते थे। प्रशासन की दृष्टि से भारत के गवर्नर जनरल को डायरेक्टरों के अधीन कर दिया। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उसी के आदेशों के अनुसार भारतीय गवर्नर जनरल को काम करना था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल एक प्रशासनिक इकाई थी जो कंपनी के सैन्य और सिविल मामलों की सभी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपती थी। मतलब यह एक चैनल की भांति काम करती थी भारतीय प्रशासन के विषय में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के एक और महत्वपूर्ण प्रावधान की।
ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान है ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से संबंधित। ब्रिटिश सरकार का भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह एक्ट काफी प्रसिद्ध रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व ब्रिटिश सरकार का कंपनी मामलों पर कहीं भी नियंत्रण नहीं हुआ करता था भारत के परिप्रेक्ष्य में। इस एक्ट के अनुसार भारत के वित्त संबंधी मामले कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के वित्त विभाग के सम्मुख रखे जाने की व्यवस्था की गई। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब क्या करेगा, भारत के सभी वित्त संबंधी मामले है ना, इनको कहां प्रस्तुत करेगा, ब्रिटिश सरकार के वित्त विभाग के समक्ष। भारत के सैनिक और गैर सैनिक मामलों में भी ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप या नियंत्रण बढ़ गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो ब्रिटिश भारत का शासन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में धीरे धीरे आता गया। शुरुआत हुई रेगुलेटिंग एक्ट से और फिर तो आप जानते ही हैं 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। मैंने आपको बताया था यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो चुका था, एक चैनल हो गया था भारत में कंपनी के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों के विषय में। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों हम इस रेगुलेटिंग एक्ट के आखिर दोष क्या थे, मेन डिफेक्ट्स क्या थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वही गवर्नर जनरल को नियंत्रण में रख रही थी। कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ओवर द गवर्नर जनरल, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इसका एक और महत्वपूर्ण दोष था प्रशासनिक समस्या का उत्पन्न होना। जब प्रशासन के कई शक्ति केंद्र बन जाएंगे तो ऐसी प्रशासनिक समस्याओं को उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में ब्रिटिश कानूनों की धीरे धीरे प्रधानता होने लगी। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, गवर्नरों में जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनमें असंतोष की भावना व्यक्त हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल और न्यायपालिका में भी मतभेद पड़े। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण दोष है रेगुलेटिंग एक्ट के। अब हम इन्हीं दोषों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले काउंसिल के गवर्नर जनरल पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ओवर द गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जो इस एक्ट को पारित किया था उसमें कई दोष उत्पन्न हो गए थे। सबसे पहला दोष था काउंसिल का गवर्नर जनरल पर नियंत्रण। इस एक्ट के अनुसार समस्त ब्रिटिश सरकार का एक गवर्नर जनरल बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा तो गया, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के अधीन ही रख दिया, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यह बहुत ही अनुचित निर्णय था। इससे प्रशासनिक कार्यों के संपादन में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। गवर्नर जनरल बिना काउंसिल के बहुमत के कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं था। तो गवर्नर जनरल हेड बना रहे हो आप एक काउंसिल का, और उस हेड को आप क्या कर रहे हैं, उसी काउंसिल के बहुमत के निर्णय के अधीन रख रहे हैं, तो ये कोई एक अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि गवर्नरों में असंतोष। बंगाल के गवर्नर को आपने गवर्नर जनरल तो बना दिया और मद्रास और बंबई के गवर्नर को उसके अधीन रख दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर एक कठपुतली हो गए, एक क्लर्क टाइप हो गए, और इसलिए उनमें असंतोष की अभिव्यक्ति हुई। ध्यान रखिएगा, अधिकार स्पष्ट न होने पर इस एक्ट में जो आपने गवर्नर जनरल के अधीन इन गवर्नर्स को रखा, प्रांतीय गवर्नर्स को, प्रेसिडेंसी गवर्नर को, लेकिन अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। इसलिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों में हमेशा तनातनी का माहौल बना रहता था। अगला दोष देखते हैं दोस्तों हम, प्रशासनिक समस्या का उत्पन्न होना, क्रिएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। इस एक्ट में गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नरों को रखा तो गया, लेकिन इन प्रांतीय गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में अपने हिसाब से कार्य करने की छूट दी गई। अब बस इसी छूट से कई बार भारत में कंपनी प्रशासन में समस्याएं पैदा हो जाती थी, प्रशासन को चलाने में तकलीफ आ जाती थी। मद्रास और बंबई के गवर्नर इस विशेष परिस्थितियों के प्रावधान का बहाना बनाकर अपने हिसाब से ही अपने प्रांत में निर्णय करते रहते थे। इस प्रकार से आप देखेंगे गवर्नर जनरल की आज्ञा का सदैव ही ये उल्लंघन करते थे और गवर्नर जनरल कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, वह शोले के
ठाकुर जैसे दोनों हाथ जिसके कटे हों, ऐसा ही देखता रहता था परिस्थितियों को। ठीक है दोस्तों, अब अगली चीज देखते हैं हम इसी में, गवर्नर जनरल और न्यायपालिका में मतभेद। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल के मतभेद अपने प्रेसिडेंसी गवर्नर से रहे, उसके मतभेद इस एक्ट में प्रावधानित सुप्रीम कोर्ट से भी हुए। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की न तो ठीक ठाक व्याख्या की गई, न उसके क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया। इसका परिणाम हुआ कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में अपने अधिकार के क्षेत्र में हमेशा से तनातनी बनी रहती थी। कभी कभी यह तनातनी या खींचतान संघर्ष की स्थिति में भी पहुंच जाया करती थी, जो कि एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगला दोस्तों एक और इसका मेन डिफेक्ट था, नंबर 5 पे देखते हैं हम उसे, भारत में ब्रिटिश कानूनों की प्रधानता। इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भारतीय कानूनों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब उन्हें यह भी नहीं था कि वह हिंदू कानूनों के हिसाब से काम करेंगे या मुस्लिम कानूनों के हिसाब से। ठीक, न्यायाधीशों को चूंकि भारतीय कानूनों का कोई भी परिचय नहीं था, तो उन्होंने शुरुआत से ही ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से अपने न्यायिक कार्यों को करना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि भारतीयों के न्याय की दृष्टि से सदैव ही अन्याय की ही प्राप्ति हुई। मिस्टर राउस ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है इस विषय में कि रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य तो अच्छे थे, किंतु इसके द्वारा जिस पद्धति को अपनाया गया वह पद्धति काफी दोषपूर्ण थी। दोस्तों स्पष्ट होता है आपके पास कि एक रेगुलेटिंग एक्ट में कई कमियां थी जो प्रशासनिक व्यवस्था के दोषों के रूप में आगे चलकर प्रमाणित भी हुई। अब हम इस रेगुलेटिंग एक्ट का मूल्यांकन या महत्व देखते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे लिए रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंस और एवेल्युएशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए दोस्तों, अब हम इसके महत्व के विषय में चर्चा करते हैं। इस एक्ट से भारत में ब्रिटिश कानूनों का श्री गणेश हो गया, स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश लॉ इन इंडिया। ठीक, दूसरा देखते हैं दोस्तों, भावी भारतीय संविधान की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी निर्धारण हुआ। तीसरा दोस्तों देखते हैं, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के निर्णय का। अगला देखते हैं दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व हमारे लिए क्या है। अब हम इन्हीं महत्व के सिनॉप्सिस को थोड़े से वृहद रूप में देखते हैं। आइए, भारत में ब्रिटिश कानूनों का श्री गणेश। भारत के संवैधानिक इतिहास में इस रेगुलेटिंग एक्ट का सर्वाधिक महत्व यह है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश कानूनों का श्री गणेश हुआ। ठीक है, कंपनी के अधीन धीरे धीरे करके ब्रिटिश सरकार ने जो भी अपनी संसद में कानून बनाए, उन कानूनों का भारत में अनुप्रयोग भी किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तत्पश्चात हम देखते हैं भावी भारतीय संविधान की रूपरेखा। ध्यान रखना, इस एक्ट ने हमारे देश के भावी संविधान की रूपरेखा को अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया। समस्त भारतीय प्रशासन में एकात्मकता हो, जैसा कि भविष्य में ब्रिटिश शासन के अंदर हमारे देश में रही है। भारतीय संविधान की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट की इस व्यवस्था से ही स्थापित हुई कि समस्त ब्रिटिश शासन एक गवर्नर जनरल के अधीन हो। यही गवर्नर जनरल आगे चलकर वाइसराय और आज भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। तो दोस्तों, भावी भारतीय संविधान या वर्तमान भारतीय संविधान की एक रूपरेखा की झलक हमें इसमें प्राप्त होती है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश सरकार का भारत में नियंत्रण स्थापित कर दिया और यह निश्चित कर दिया कि भारत का भविष्य अब भारत के राजा महाराजाओं, नवाबों के हाथों में नहीं रहेगा, अर्थात राजतंत्र के हाथों में नहीं रहेगा, बल्कि ब्रिटिश संसद के हाथों में, अर्थात हम बोल सकते हैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के द्वारा ही निर्धारित होगा। यह था दोस्तों ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का एक महत्व। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भी माना जाता है इस रेगुलेटिंग एक्ट को। ध्यान रखिएगा,
भारत के शासन को कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रदान किया गया, इसलिए इस एक्ट को सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व है तथा यह भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व भी रखता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने से भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महान ऐतिहासिक घटना दृष्टिगोचर हुई, जिसने भारत के शासन को कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रदान कर दिया। मतलब अब किसके पास चला गया भारत का शासन? अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के पास। इसलिए इस एक्ट का सर्वाधिक महत्व है हमारे आधुनिक भारतीय संवैधानिक विकास में। इस एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। आज भी हमारे यहाँ पे जो केंद्रीय प्रशासन जो हम देखते हैं, इसकी नींव रखी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब अब कंपनी के दो काम होंगे, राजनीतिक कार्य अलग, प्रशासनिक कार्य अलग। इनको ब्रिटिश संसद की भी मान्यता प्राप्त हो गई। इस एक्ट के द्वारा कंपनी राजनीतिक प्रशासन के विषय में लिखित नियम प्रस्तुत किए गए। इस एक्ट के द्वारा क्या किए गए? कंपनी के राजनीतिक प्रशासन के विषय में लिखित नियम प्रस्तुत किए गए। कंपनी की सभी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु अब मद्रास और बंबई की जगह कलकत्ता बनकर उभरा। तो अब कलकत्ता क्या बन गया? कंपनी की सभी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु। ध्यान रखिएगा, भारत में कंपनी प्रशासन पर नियंत्रण का यह पहला प्रयास था, जिसे हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा कंपनी एक व्यापारिक इकाई से अर्ध संप्रभु राजनीतिक इकाई के रूप में परिणत होने लगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट ने एक नियम स्थापित किया था, जिसे कहते हैं ईमानदार प्रशासन होने के नियम। ईमानदार प्रशासन होने का नियम इस एक्ट ने स्थापित किया था। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान होगा ही सही, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। जो इस एक्ट में जो ऊंची ऊंची बातें, ऊंची ऊंची भावनाएं व्यक्त की गई थी, जो बताया गया था, इससे भारत के कंपनी प्रशासन में पूरा चेंज आ जाएगा, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस एक्ट की विसंगतियों के चलते हमारे देश में कई समस्याएं पैदा हुई और इन्हीं समस्याओं के कारण अंग्रेज सरकार को पुनः इस रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन भी करने पड़े। और इन्हीं संशोधन के विषय में हम देखते हैं प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 भी हमारे समक्ष आया। तत्पश्चात बंगाल न्यायालय एक्ट 1781 भी आया। फिर देखते हैं कि हमारे यहाँ आया हेनरी डंडास एक्ट 1783 और फिर आया था हमारे यहाँ फॉक्स इंडियन बिल 1783। दोस्तों, इन सब प्रयासों से भी जब पूरा नहीं हो पाया भारत में अच्छे प्रशासन का सपना, तब अंग्रेज सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट को भी ब्रिटिश संसद से पारित कर भारत में लागू किया। ठीक है दोस्तों, तो यदि यह एक्ट इतना ही अच्छा होता तो ब्रिटिश सरकार को आगे इस एक्ट में सुधार के लिए कोई ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास भी नहीं करने पड़ते। दोस्तों, आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, इस बारे में हमें ज़रूर बताना। हमने अपना प्रयास बहुत ही अच्छे से किया है कि ताकि आपको बहुत अच्छे से सब जानकारियाँ प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो सकें। यदि आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, आप हमसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इस लेक्चर की PDF प्रति हमारे टेलीग्राम चैनल अवेयर 24 एकेडमी पर निःशुल्क उपलब्ध भी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।